1826 साल। आज से ठीक 200 साल पहले उस समय का बंगाल केवल एक भूभाग नहीं था। ये इतिहास के एक गहरे मोड़ का समय था, जहां प्राचीन नवाबी परंपरा धीरे धीरे समाप्त हो रही थी और एक नई औपनिवेशिक शासन व्यवस्था उभर रही थी। आज हम लौटेंगे उस 1826 के बंगाल में। देखेंगे कि ये बंगाल किसके हाथ में था, शासक कौन था, लोग अपना जीवन कैसे चलाते थे, वे किन कामों पर निर्भर थे और क्यों उस समय भी ये बंगाल पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध था। 1826 के बंगाल की राजनीतिक शक्ति पूरी तरह ब्रिटिशों के हाथों में चली गई थी। उस समय बंगाल पर शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया जाता था। प्लासी की लड़ाई के लगभग 70 साल बीत चुके थे और इस लंबे समय में कंपनी ने धीरे धीरे बंगाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के हर स्तर पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। कागजों में तब भी मुर्शिदाबाद का नवाब मौजूद था, लेकिन वास्तव में उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। नवाब केवल नाम मात्र का शासक था। सभी निर्णय, राजस्व वसूली, न्याय और सेना का संचालन कंपनी सरकार ही करती थी। उस समय बंगाल को प्रशासनिक रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था। इस बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल थे वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा और असम के बड़े हिस्से। इसकी राजधानी थी कलकत्ता, जो उस समय ब्रिटिश भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन चुका था। 1826 का कलकत्ता एक अजीब विरोधाभासों से भरा शहर था। एक ओर यूरोपीय शैली की इमारतें, चर्च और गवर्नर हाउस थे। दूसरी ओर तंग गलियों में भीड़भाड़ वाली बस्तियां, कच्ची सड़कें, शाम के समय मशालों की रोशनी और हजारों स्थानीय लोगों का संघर्षपूर्ण जीवन। तो उस समय बंगाल का वास्तविक शासक कौन था? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है। न कोई देशी राजा, न कोई नवाब, बल्कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल ही बंगाल का सर्वशक्तिमान शासक था। 1826 के आसपास कंपनी का शासन इतना मजबूत हो चुका था कि बंगाल के जमींदार, तालुकेदार, यहाँ तक कि नवाब का दरबार भी कंपनी की अनुमति के बिना कुछ नहीं कर सकता था। इस समय बंगाल की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित थी। गांव-गांव में उगाई जाती थीं धान, जूट, गन्ना, नील और गेहूं। विशेष रूप से नील की खेती उस समय बंगाल के किसानों के लिए एक भयानक अभिशाप बन गई थी। यूरोप में नीले रंग की भारी मांग के कारण कंपनी किसानों को जबरन नील की खेती करने के लिए मजबूर करती थी। किसानों को बहुत कम कीमत मिलती थी, लेकिन उन्हें तय कर के अनुसार खजना देना ही पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप बंगाल के ग्रामीण इलाकों में गरीबी, कर्ज और अत्याचार रोजमर्रा की वास्तविकता बन गए थे। उस समय बंगाल में जमींदारी व्यवस्था बंगाल के समाज की रीढ़ मानी जाती थी। स्थायी बंदोबस्त के कारण जमींदारों को कर वसूलने का पूर्ण अधिकार मिल गया था, लेकिन कई जमींदार कठोर और उदासीन थे। किसानों की कठिनाइयों से उन्हें ज्यादा मतलब नहीं होता था। फसल नष्ट हो जाने पर भी कर माफ नहीं किया जाता था। इसके कारण बंगाल के किसान धीरे धीरे पूरी तरह निर्धन होते जा रहे थे। 1826 का बंगाल केवल कृषि पर निर्भर नहीं था, ये विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी था। कलकत्ते के बंदरगाह से यूरोप भेजे जाते थे रेशम, मलमल, कपास, चाय और नील। लेकिन इस समय तक बंगाल का मलमल उद्योग लगभग विनाश की ओर बढ़ चुका था। हालांकि बंगाल का बुनकर समाज अभी भी अपने पुराने गौरव की याद संजोए हुए था। उद्योग के क्षेत्र में बंगाल की स्थिति काफी दुखद थी। ब्रिटिश उद्योगों के सामान के साथ प्रतिस्पर्धा में स्थानीय हस्तशिल्प टिक नहीं पाए। हजारों बुनकर, लोहार, कुम्हार और सुनार अपना काम खोकर खेती या मजदूरी करने लगे। ये सामाजिक परिवर्तन बंगाल के ग्रामीण ढांचे को धीरे धीरे तोड़ रहा था। 1826 के बंगाल का समाज धर्म, कुरीतियों और सामाजिक परंपराओं से गहराई से बंधा हुआ था। कुल मिलाकर समाज रूढ़िवादी और कठोर था। लेकिन इसी समय बंगाल में नई सोच की शुरुआत भी हो रही थी। कलकत्ता और उसके आसपास के क्षेत्रों में कुछ शिक्षित बंगाली समाज की इन अंधकारमयी परंपराओं पर सवाल उठाने लगे थे। इस समय के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे राजा राम मोहन राय। 1826 का बंगाल उन्हें एक असाधारण विचारक के रूप में जानता था। वे अंग्रेजी शिक्षा, वैज्ञानिक सोच और सामाजिक सुधार के पक्ष में आवाज उठा रहे थे। सती प्रथा को समाप्त करने का आंदोलन भी उस समय गति पकड़ रहा था। हालांकि इसे कानूनी रूप से कुछ वर्षों बाद प्रतिबंधित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव की हवा चल रही थी।
गांवों में शिक्षा बहुत सीमित थी, लेकिन कलकत्ते में अंग्रेजी स्कूल और कॉलेज बनने लगे थे। ब्रिटिश प्रशासन अपनी ज़रूरतों के लिए एक शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार करना चाहता था। यही वर्ग आगे चलकर बंगाल के नवजागरण का नेतृत्व करता है। 1826 के बंगाल में परिवहन व्यवस्था भी बहुत सीमित थी। कच्ची सड़कें और नदी मार्ग ही मुख्य साधन थे। गंगा, पद्मा और भागीरथी नदियां बंगाल की जीवन रेखा थीं। नावों के जरिए लोग, सामान और खबरें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती थीं। उस समय बंगाल में न तो रेल थी, न ही टेलीग्राफ। साधारण लोगों का जीवन कठिन जरूर था, लेकिन एक सरल लय में बंधा हुआ था। सुबह लोग खेतों में काम करने जाते थे, शाम को घरों में दीपक जलते थे। मनोरंजन के साधन थे पाला गीत, कीर्तन, कवि गान। शहरों में नाटक और यात्रा बहुत लोकप्रिय थे। बंगाल की लोक संस्कृति उस समय भी जीवंत और मजबूत थी। तो 1826 का बंगाल इतना प्रसिद्ध क्यों था? इसका उत्तर कई स्तरों पर मिलता है। ये बंगाल यूरोपीय व्यापार के लिए सोने की खान था। ये बंगाल ब्रिटिशों के लिए राजनीतिक प्रयोगशाला भी था, जहां वे अपनी शासन प्रणाली का प्रयोग कर रहे थे। और साथ ही ये वो भूमि थी जहां भविष्य के एक बड़े विस्फोट की तैयारी हो रही थी। यहीं से आगे चलकर जन्म लेगा राष्ट्रवाद, विरोध और स्वतंत्रता की इच्छा। उस समय का बंगाल शोषित और पीड़ित जरूर था, लेकिन समाप्त नहीं हुआ था। गहरे अंधकार के बीच ही जन्म रहे थे नए विचार, नए प्रश्न और नए लोग। इसलिए 1826 का बंगाल केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये वो समय था जब भविष्य के बीज बोए जा रहे थे। इसी बंगाल की मिट्टी में धीरे धीरे वो चेतना जन्म ले रही थी, जो एक दिन पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को बदल देगी।